हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो कवर कर लिया था, जो कि नियो क्लासिकल पीरियड में आता था। आज की इस वीडियो से हम रोमांटिसिज्म शुरू करने वाले हैं, रोमांटिक एज कवर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज़ ज़रूर रखें। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है रोमांटिसिज्म। तो इसका ड्यूरेशन जो है 1785 से 1832 माना जाता है। हालांकि जो ओरिजिनल डेट है रोमांटिसिज्म की शुरुआत जो है वो मानी जाती है 1798 से, लेकिन 85 से है जो है हमको रिवाइवल ऑफ रोमांस देखने को मिलने लगता है। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रोमांटिसिज्म है क्या। तो रोमांटिसिज्म क्या है? एक मूवमेंट होता है, ठीक है, जो एक लेट 17th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और अर्ली 19 तक देखने को मिलता है हमें। तो ये एक डोमिनेंट मूवमेंट होता है इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स, पर्टिकुलरली म्यूजिक एंड पेंटिंग इन द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1832। 1798 देखो मेन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी ईयर जो है लिरिकल बैलेड जो है पब्लिश होती है। और इस मूवमेंट की या इस एज की अगर मेन फीचर की बात करें तो ये है कि इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है सेल्फ एक्सप्रेशन को, और एक इंडिविजुअल, एक पर्सन खुद क्या फील कर रहा है उस पर इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इस एज में। उसी वक्त जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो रहा था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस हुआ था रोमांटिसिज्म। सो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट वाज एक्सेप्टेड दैट एवरी इंडिविजुअल वाज फ्री एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो रोमांटिसिज्म वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो अगस्टन एज या फिर जो हमारी नियो क्लासिकल एज थी हम कह सकते हैं, उसमें क्या था कि जो उस वक्त के राइटर थे वो पुराने आइडियाज़ जो थे, क्लासिकल राइटर्स थे, उनको इमिटेट कर रहे थे। कुछ भी ओरिजिनल आइडियाज़ उनके ज़्यादा नहीं थे। तो वो जो है अब आउट ऑफ फैशन हो गया था, लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, इतना समझ नहीं आता था, तो अब आउट ऑफ फैशन हो गया था और अब एक नए जॉनरा ने जो है बर्थ लिया था, जिसको हम रोमांटिक आर्ट भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा इजी करने के लिए इनमें डिफ्रेंशिएट करके दिखा देती हूँ कि लास्ट पीरियड के एजेस में और अब में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। So in neoclassical age there was an imitation of classical writers, as I have discussed it earlier also. And romantic age में क्या होता है कि ओरिजिनल और न्यू आइडियाज़ होते हैं। न्यू क्लासिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पोइट्री होती है, लिटरेचर होता है, आर्ट होता है, इसमें इमोशंस की बहुत कमी होती है, इमेजिनेशन की कमी होती है। लेकिन रोमांटिक एज के जो वर्क देखने को मिलते हैं इसमें ये फुल ऑफ इमोशन, पैशन, इमेजिनेशन देखने को हमें मिलता है। नियो क्लासिकल का जो लिटरेचर था वो बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, ये हमने डिस्कस किया था ना। तो इसमें क्या होता है, टाउन पोइट्री ही देखने को मिलती थी। लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा टफ यूज़ करते थे, और मतलब उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो ऐसा होता था कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयर हैं कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, उन्हीं को ही समझ आता था। पर रोमांटिक एज की पोइट्री जो थी ये नेचर और रूरल लाइफ को जो है दिखाती थी, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे ये लोग। न्यू क्लासिकल एज जो है इसमें राइटर्स एक्सट्रीमली फॉर्मल और आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते थे, लेकिन रोमांटिक एज में कॉमन लैंग्वेज, सिंपल इजी लैंग्वेज यूज़ करने लगे थे और कॉमन सब्जेक्ट मैटर भी देखने लगे थे। तो ये था डिफरेंस न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज को ही एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोला जाता है एंड रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। सो इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द स्यूडो क्लासिकल एज, जैसा कि अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया कि लोग जो है अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे नियो क्लासिकल राइटर्स में, ऑथर्स में, उनके वर्क्स में। सो ये रोमांटिक एज जो थी ना, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट थी स्यूडो क्लासिकल एज के अगेंस्ट में, और इन्होंने जो है उनके आइडियाज़ को, उनके सब्जेक्ट मैटर को रिजेक्ट कर दिया था। रोमांटिक एज की पोएट्री में हमें नेचुरल एक्सप्रेशन, पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब देखने को मिलता है। मीडिवलिज्म देखने को मिलता है। ये था क्या था, एक ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द मिडल एजेस, अ रिवाइवल ऑफ रोमांस, कि एलिजाबेथिन के टाइम पे भी हमें कुछ लिटरेचर ऐसे देखने को मिलते हैं, तो तरीके से उनका भी अब रिवाइवल होने लगा था। रोमांटिक एज में जो है वो नेचर को सेलिब्रेट करने लगे थे। अगर मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर माना जाए, पूछा जाए एग्ज़ाम में कि रोमांटिक एज का क्या है, तो वो आएगा सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ठीक है, और इमेजिनेशन। सो सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस एंड ब्यूटी,
ये जो थे ये प्रोमिनेंट फीचर्स थे रोमांटिक एज के। रोमांटिक पोएट्री रिफ्लेक्ट्स rebellious views against oppression, restraints and control. It celebrates human rights and individualism. तो रोमांटिक पोइट्री में हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल जो है वो फ्री है अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उन्हें ये सब लिखने के लिए किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करी जाए कि एज ऑफ रोमांटिसिज्म की शुरुआत कब से हुई, मतलब क्वेश्चन आता है, तो आंसर जो है 1798 ही माना जाएगा, क्योंकि इसी के साथ जो है लिरिकल बैलेड जो है 1798 में ही पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का। ये एक पोइट्री कलेक्शन था जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज ने मिलकर के पोइट्रीज अपनी दी थी। तो लिरिकल बैलेड्स में जो पोइट्री होती है ना, वो सेलिब्रेट करती है नेचर को। सो इट ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन लिटरेचर बोथ इन सब्जेक्ट एंड स्टाइल। कि सब्जेक्ट मैटर अब जो है वो नेचर होने लगा, पर्सनल लाइफ्स होने लगी, एक्सप्रेशन होने लगा, कॉमन चीज़ें जो है, कॉमन इश्यूज जो है उनके ऊपर लिखा जाने लगा, और स्टाइल बहुत ही सिंपल रख लिया गया। और रही बात कि ये एज ख़त्म कैसे हुआ, तो ये रिफॉर्मेशन एक्ट आया था 1832 में। इसी के साथ ये एज जो है वो ख़त्म होती है और विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है। रिफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? इसमें ये होता है कि विमेंस को जो है वो वोटिंग राइट्स मिलने लग जाते हैं इस एज में आकर के एंड तक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्टीम इंजन वगैरह जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जो है माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम भी होगी। इससे क्या होते हैं, फिर स्लम्स क्रिएट होते हैं, स्लम्स आते हैं तो फिर चाइल्ड लेबर वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन के आने लगा था उस वक्त की सोसाइटी में। और ये जो है ना हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, विलियम ब्लेक का वर्क था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें चिमनी स्वीपर जो पोएम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विक्टोरियन एज में आगे, मतलब जब हम नेक्स्ट पीरियड करेंगे तो उसमें जो है इस पे हमें रूल्स बनते हुए नज़र आएंगे चाइल्ड लेबर के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम फिलहाल अभी रोमांटिक एज की ही बात करते हैं। तो थॉमस चैटन जो है, इनको माना जाता है कि फर्स्ट रोमांटिक पोएट यही है इंग्लिश के। और फ्रेडरिच शेगल जो थे एक जर्मन क्रिटिक थे। फर्स्ट जो इन्होंने यूज़ किया था रोमांटिक्स वर्ड, इन्होंने ही यूज़ किया था। So we can say he used the word romantic for the first time in English literature. फ्रेंड्स, रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे ना, उनको भी डिवाइड करा था दो जनरेशन में। सो देयर वर 2 जनरेशन्स ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आते हैं? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे एंड वाल्टर स्कॉट। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे को लेक पोएट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वो लेक के किनारे रहते हैं। वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी बोला जाता है, और कॉलरिज को सुपर नेचुरल पोएट बोला जाता है। इन्होंने ही फर्स्ट थ्योरी दी थी पोएट्री की, और इन्होंने ही डिफ्रेंशिएट किया था इमेजिनेशन में, फैंसी में। और वाल्टर स्कॉट को पोएट ऑफ मिडिएवल लव बोला जाता है। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। इसमें शेली, कीट्स, बायरन, चार्ल्स लैम, हेज़ल, थॉमस मोरे, ले हंट, जेन ऑस्टिन, क्विंसे, ये सब आते हैं। शेली को पोएट ऑफ लव बोला जाता है, और कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है। इनका बहुत फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। बायरन को पोएट ऑफ ह्यूमैनिज्म बोला जाता है। फ्रेंड्स, जेम्स थॉमसन जो हैं, इनको प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पोएम लिखी थी, ठीक है, कलेक्शन कह सकते हैं हम, द सीजन्स करके। ये एक पोएम थी, इसमें इन्होंने 4 पोएम्स दी थी। अब सीज़न से ही समझ आ रहा है कि इसमें सीजन्स का जिक्र हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है नेचर अपने आप इसमें एज अ बैकग्राउंड प्ले कर रहा है। तो इसमें ये समर, विंटर, स्प्रिंग, इन सब की बात करते हैं। तो माना जाता है कि इन्होंने ही शुरुआत करी थी। बाकी अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शुरुआत वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से हुई, फिर कभी आप कह रहे हैं कि जॉमस थॉमसन ने करी। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेट आया था ना, उसके बाद से रोमांटिसिज्म एकदम पीक पे पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले ही जो है स्टेज तैयार कर दी गई थी। जैसा हम जब कर रहे थे एलिजाबेथन एज, तो हमने यूनिवर्सिटी विट्स बहुत अच्छे से डिटेल में किया था, ठीक है, कि वो जो ट्रेजेडीज़ लिखते हैं, कॉमेडीज़ लिखते हैं, आगे चल के शेक्सपियर जो है वो वही फॉलो करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स क्या करते हैं, एक टेस्ट डेवलप कर देते हैं ऑडियंस का, एक स्टाइल डेवलप कर देते हैं, और एक स्टेज मिल जाता है शेक्सपियर को वही चीज़ को आगे ले जाने में।
तो यही काम यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जितने भी राइटर्स हैं, जोमस थॉमसन हो गए या थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर, ये इन्होंने एक तरीके से फाउंडेशन रख दिया था रोमांटिसिज्म का। और विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेली, इन सबको समझ लो एक बना बनाया टेस्ट, डेवलप्ड स्टाइल मिल गया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये इम्पोर्टेंट रोमांटिक राइटर्स हैं, हमारे पोएट्स हैं, इनके वर्क्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।